नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। मॉनसून सत्र के दौरान कई अहम विधेयक दोनों ही सदनों में पेश होने हैं और आज के एजेंडे को लेकर खास तौर से बात की जाए तो लोकसभा में एक विधेयक लिस्टेड है जिस पर विचार और प्रस्ताव किया गया है, चर्चा इस पर होनी है। साथ ही अगर लोकसभा के एजेंडे को देखो तो नियम 193 के अधीन भी आज चर्चा लिस्टेड है। राज्यसभा की बात करें तो आज नवनिर्वाचित सांसद कपिल सिब्बल शपथ लेंगे। प्रश्नकाल और शून्यकाल में अहम कामकाज है जो होना है। सत्र के हर दिन संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम लेकर आते हैं संसद में आज दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का इस बुलेटिन में मिलेगा पूरा ब्यौरा। खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ आपको बताएंगे कि एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज लिस्टेड हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से अहम सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष विपक्ष की क्या रणनीति रह सकती है, इस पर भी होगी चर्चा। और संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं मेरे सहयोगी नवविक्रम सिंह और सूरज मोहन झा। तो दोनों ही संवाददाताओं से हम लेंगे तमाम अपडेट। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लोकसभा से जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मसूदी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। राज्यसभा से बीजेपी सांसद नरेश बंसल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नरेश बंसल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं अखिलेश कुमार सिंह। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा के एजेंडे में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। सदस्यों की कम उपस्थिति के कारण कल लोकसभा में विधेयक पर टाली गई थी चर्चा। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत चर्चा एजेंडे में शामिल। खेलों की आवश्यकता और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर होगी चर्चा। राज्यसभा में आज नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। साथ ही कई अहम वक्तव्य और प्रतिवेदन भी कार्यसूची में शामिल। शुक्रवार का दिन गैर सरकारी कामकाज के लिए नियत। दोनों ही सदनों में दोपहर बाद गैर सरकारी सदस्यों की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयकों पर होगी चर्चा। और प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे। अपने मेहमानों से उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं दोनों सदनों में कल क्या कुछ रहा खास इस रिकैप के जरिए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सवाल पूछे गए। विपक्ष के गतिरोध की वजह से सभी सवाल नहीं पूछे जा सके। दोपहर 2 बजे के बाद लोकसभा में नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा की शुरुआत हुई। विपक्ष के गतिरोध के बीच सदस्यों ने लोकहित से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए। राज्यसभा में मनोनीत सांसद डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े ने शपथ ली। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के गतिरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। दोनों ही सदनों में सभा पटल पर महत्वपूर्ण पत्र रखे गए। इसके साथ ही विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गए। लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध के चलते सूचीबद्ध विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। दोनों ही सदनों में लगातार अवरोध के कारण दोपहर बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और अब आज का एजेंडा देखें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज है। सबसे पहले एक नजर लोकसभा में क्या कुछ खास है उस पर डालते हैं। लोकसभा के मॉनसून सत्र का 5वां दिन और आज की कार्यसूची में एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पर आज सदन में चर्चा होगी। लोकसभा की आज की कार्यसूची में नियम 193 के तहत चर्चा भी लिस्टेड है। भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 31 मार्च 2022 को शुरू हुई चर्चा को सदन में आगे बढ़ाया जाएगा। इस चर्चा को सदन में सांसद गौरव गोगोई ने उठाया था। लोकसभा में इसके साथ ही नियम 377 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पत्र पटल पर रखा जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाने हैं। दोपहर बाद सदन में प्राइवेट मेंबर बिजनेस भी सूचीबद्ध है। लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाने हैं।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री सदन में 25 जुलाई 2022 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे। सांसद अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के साथ राज्यसभा के एक सदस्य के सहयोजन के लिए प्रस्ताव को सदन में रखेंगे। विदेशी मामलों और जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश किया जाएगा। फिलहाल हम संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। मेरे सहयोगी नवविक्रम सिंह लोकसभा के एजेंडे के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, मॉनसून सत्र का 5वां दिन, कामकाज के लिहाज से जो शुरुआती 4 दिन है वो अच्छा संकेत नहीं देकर जा रहे हैं। आज किस तरह के आसार? हम देख रहे हैं एक बिल लिस्टेड है चर्चा के लिए। कल ये मंत्री की तरफ से अपील की गई थी कि ऑपोजिशन नहीं है, संख्या कम है मेंबर्स की, इसलिए इसकी चर्चा को टाला जाए। अब आज के लिए लिस्टेड है और साथ ही हम जान रहे हैं शुक्रवार का दिन है जो कि गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज के लिए नियत है। तो लोकसभा में किस तरह के आसार संभावनाएं दिख रही हैं कामकाज को लेकर? प्रीति, बिल्कुल आज जो गैर सरकारी जो विधेयक हैं वो आमतौर पर ये आज जो शुक्रवार का दिन होता है, ये जो मेंबर्स हैं उनके लिए बेहद ख़ास होता है और वो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर बिल भी काफ़ी अहम है। वो संस्कृत को अध्ययन में इंक्लूड करने वाला बिल हो या तमाम अलग अलग तरीके के बिल जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो लिस्टेड हैं। तो देखना होगा कि आज सदन किस तरीके से चलता है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, लेकिन सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को पहले सदन चलने देना चाहिए, उसके बाद फिर इस किसी भी विषय पर चर्चा संभव है। और हम पिछले 4 दिनों में देख चुके हैं कि लोकसभा की कार्यवाही में कोई ख़ास कामकाज नहीं हुआ है। तो शुक्रवार है आज, क्योंकि ये सदस्यों का एक तरह से दिन होता है, तो देखना होगा कि क्या कामकाज हो सकता है। और जैसा कि प्रीति आपने बताया कि जो विधेयक है, अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ जो विधेयक है वो भी बेहद अहम है, जो सरकारी विधेयक है, क्योंकि एक भारत बहुत लंबे समय से इसकी कोशिश कर रहा है। करीब 80 के दशक में भारत ने अंटार्कटिक ट्रीटी पर साइन किया था। अब बड़े लंबे अरसे बाद, क्योंकि प्रीति इस विधेयक जो ये अंटार्कटिक विधेयक है, इस तरीके के जो कानून है दूसरे देशों में, करीब 20 से ज़्यादा देशों में इस तरीके के कानून है। तो देखना होगा कि इस पर चर्चा संभव हो पाती है या नहीं। प्रीति, बिल्कुल नवविक्रम, तमाम और अपडेट के लिए भी हम आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हसनैन मसूदी जी, 5वां दिन है, आपकी नज़र में कामकाज को लेकर क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं? देखिए, अभी तक तो कोई ख़ास कामकाज हुआ नहीं, क्योंकि ये जो जीएसटी में बढ़ोतरी की गई और कुछ जो फूड आइटम्स है उन पर टैक्स लगाया गया, उसकी वजह से एक आपस में रस्साकशी की बात है। तो देखिए, सरकार का इख्तियार है कि वो जो टैक्स आयद करे या टैक्स में बढ़ोतरी करे, सरकार का ये इख्तियार है। लेकिन विपक्ष का ये हक है कि वो कहे कि इस पर चुनौती दे और उसको कहे कि इसका कोई जवाब नहीं है, और इसका मामला बनता है एक बहस से, लेकिन वो बहस हो नहीं रही है, वो अलग बात है। लेकिन मजमूई तौर पर 5 दिन में कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ, और जैसे कि आपने खुद ही अहाता किया, जो 5 दिन में जो कार्रवाई हुई, कल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक बिल था, उस पर बहस होनी थी लेकिन हो नहीं पाई, क्योंकि सदन में एक तो अपोजिशन मौजूद नहीं थी और फिर बहस की कोई उम्मीद नहीं थी। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि शायद आज, क्योंकि अब तो एक खुशी की बात है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो कंक्लूड हो गया, और बड़ी मुबारक की बात है कि एक ट्राइबल, पहली बार एक वोमन यहाँ पर, तो दूसरी खातून है ये जो हमारी सदर बनी, और ये इस कबीले से ये पहली खातून है जो या पहला जो है जो नुमाइंदा है जो हमारा जो सदर बना। तो इसकी खुशी है। तो मुझे लगता है उस पस मंज़र में शायद आज काम में शुरुआत हो जाए, थोड़ा सा तनाव कम हो जाए, तलखी कम हो जाए, हर एक इकट्ठे हो मुबारक देने के लिए जो नए हमारे नव मुंतखब सदर हैं, तो शायद आज संभव है काम की। लेकिन आपने जैसे ही यहाँ था पहले ही कहा कि आज क्या क्या काम होना है। 193 की एक महत्वपूर्ण बहस है, वो यूथ को लेकर है, और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में कोई 50% के करीब वैसे हैं जो हमारे नौजवान हैं और जिनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है ये जो हमारा जो जिस पे बहस है इन 193 की।
और फिर आज फ्राइडे है और आज प्राइवेट मेंबर्स की बिल्स की बारी है, उस पर चर्चा होगी। वहाँ भी बड़े इम्पॉर्टेंट कई बिल्स हैं जिन पर अगर मौका मिला तो बहस हो सकती है। ठीक है, नरेश बंसल जी, आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? जैसा अभी मसूदी जी ने कहा कि कल ही राष्ट्रपति के नाम का औपचारिक ऐलान हुआ है और द्रौपदी मुर्मू अब 25 तारीख को शपथ भी लेंगी नए राष्ट्रपति के तौर पर, तो इसे लेकर भी एक अच्छा मैसेज, उनका स्वागत के तौर पर एक अच्छा मैसेज देने के लिए उनको वो उम्मीद जता रहे हैं कि सदनों में कामकाज होगा। आपकी नज़र में क्या संभावना है? ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से कल चुनाव के भी परिणाम आए और परिणाम आने से पहले ही देश भर के अंदर जो माहौल था, चारों तरफ देश में गुजरात से लेकर के और केरल तक सब जगह एक माहौल था। पहली बार देश के अंदर एक शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के हमारी आदिवासी महिला को अवसर मिला संवैधानिक सर्वोच्च पद पर जाने का। इसकी खुशी का माहौल पूरे देश भर में हर वर्ग के अंदर था और निश्चित रूप से वो जब शपथ लेंगी तो एक मुझे लगता है परिवर्तन दिखाई देगा। उनका सम्मान भी सब करेंगे और उनके द्वारा राष्ट्र का संचालन संवैधानिक पद से गरिमापूर्ण ढंग से होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आइए अब लोकसभा के एजेंडे को हमने मोटे तौर पर देखा, एक नज़र उच्च सदन यानी राज्यसभा के एजेंडे में क्या कुछ आज खास रहने वाला है इस पर डाल लेते हैं। फिलहाल राज्यसभा में आज नवनिर्वाचित सांसद कपिल सिब्बल शपथ लेंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में कई अहम प्रश्न पूछे जाने हैं। ये तमाम प्रश्न अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सोमवार 25 जुलाई से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कामकाज का ब्यौरा भी देंगे, इस पर बयान देंगे। और आज शुक्रवार है, इसलिए दोपहर बाद राज्यसभा में भी गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत जो सांसद हैं वो अलग अलग विधेयक सदन में पेश और विचार और पारित करने के लिए रखेंगे। राज्यसभा में आज विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन पेश किए जाने हैं। आज प्रतिवेदन को लेकर भी कामकाज लिस्टेड है राज्यसभा की कार्यसूची में। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, कारण और प्रभाव पर संसदीय समिति के 11वें प्रतिवेदन और मंत्रालय की अनुदान मांगों साल 2022-23 के 19वें प्रतिवेदन को सदन के समक्ष रखेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नारियल विकास बोर्ड कोच्चि के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे। सांसद अरुण सिंह जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। सूरज मोहन झा मेरे सहयोगी जुड़े हुए संसद भवन परिसर से। सूरज, राज्यसभा को लेकर भी मेरा वही सवाल है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? क्योंकि हम जानते हैं वहां वेपन्स बिल को लेकर भी जो चर्चा है वो आगे के लिए टाली गई है और कोशिश यही है कि तमाम जो दल हैं उनके सामने चर्चा हो और हर तरह के विचार बिल पर चर्चा के दौरान सामने आए। आज गैर सरकारी सदस्यों के लिए नियत दिन है। राज्यसभा में क्या खास कामकाज है जिस पर नजरें रहेंगी आज? प्रीति, आज मानसून सत्र का 5वां दिन है और पहला सप्ताह उसका आखिरी दिन है और जिस तरह से अब तक कामकाज हुआ है उसे निराशाजनक ही कहा जाएगा। वैसे हमने कल राज्यसभा के अंदर कामकाज थोड़ा होते हुए देखा था जब प्रश्नकाल कल लिया गया और उसके बाद विधायी कामकाज के तौर पर भी विधेयक को लिया गया था चर्चा के लिए जो विनाशकारी हथियार से जुड़ा हुआ था। लेकिन सरकार की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि चूंकि विपक्ष ने इसका और खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने कल सदन का बहिष्कार किया था तो उनके अनुपस्थिति में इस महत्वपूर्ण विधेयक को ना लाया जाए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण विधेयक है और उनके भी विचार इस पर सुने जाने चाहिए। तो हमने देखा था आज के लिए अड़चन हुआ। आज अगर हम कामकाज की राज्यसभा में बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज आज सदन के पटल पर रखे जाने हैं। कुछ संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी आज सदन में रखे जाएंगे, जिसमें बाढ़ से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय जो कि आजकल के मौसम में काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, उसको से संबंधित रिपोर्ट आज दी जाएगी। उसके अलावा आज प्रश्नकाल में प्रीति काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं, जिसमें कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय, जो वाणिज्य मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय से सवाल हैं।
किसानों को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं उनकी क्रियान्वयन की स्थिति क्या है, किसान योजना को लेकर जो धोखाधड़ी चल रही है उसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण सवाल है। साथ में देश में खाद्यान्न की क्या स्थिति है इसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण सवाल आज लगा हुआ है और रेलवे स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सवाल लगा हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रश्नकाल चलता है तो ये सभी महत्वपूर्ण सवाल आज पूछे जाएंगे जिनके जवाब संबंधित मंत्री आज देंगे। क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन जो होता है वो निजी विधेयकों और निजी संकल्पों का दिन होता है और आज निजी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। तकरीबन 13 निजी विधेयक आज सदन में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निजी विधेयक पर आज चर्चा जारी रहेगी जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा लेकर आए थे। स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने को लेकर एक विधेयक है, उस पर आज चर्चा जारी रहेगी। एक काफी महत्वपूर्ण विधेयक है प्रीति, जिसमें स्वास्थ्य को देश में मौलिक अधिकार बनाने की बात कही गई है ताकि करोड़ों लोगों का मेंटल और स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। प्रीति बिल्कुल। सूरज, आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास तमाम और अपडेट के लिए आते रहेंगे। नरेश बंसल जी, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर चर्चा को लेकर और बेहतर तस्वीर राज्यसभा में हमेशा सामने आती रही है। पिछला मॉनसून सेशन पूरी तरह से वॉश आउट रहा, लेकिन इस बार कितनी उम्मीदें हम करें कामकाज को लेकर? और राज्यसभा का एजेंडा भी हम देखें, जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि आज भी काफ़ी अहम कामकाज है जो लिस्टेड है, तो कितनी उम्मीदें राज्यसभा के अंदर? देखिए प्रीति, जैसा आपने बताया है, मेरे जैसे जो नए सांसद हैं वो संसद में जिस प्रकार के गतिरोध आ रहे हैं उसको लेकर बहुत निराश है। मुझे लगभग 1.5 वर्ष हो गया राज्यसभा का सदस्य बने, किंतु पहले कोरोना ने और उसके बाद जैसा खुद आपने कहा कि पिछला मॉनसून सेशन वॉश आउट हुआ है, उसके बाद अभी तक यानी 1.5 वर्ष में मुझे मेडन स्पीच का मौका नहीं मिला। तो जिस प्रकार का गतिरोध, चर्चा से भागना विपक्ष का काम ये दिखाई दे रहा है रोजाना। अब बात प्राइवेट मेंबर बिल की है, आज का दिन है, मेंबर्स का होता है। प्राइवेट मेंबर बिल नहीं, रोजाना क्वेश्चन आवर ये सब सदस्यों का होता है। क्वेश्चन आवर में सदस्य मंत्रियों को घेर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो उस पर भी हंगामा करते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि उनका चर्चा में विश्वास नहीं है, केवल हंगामा करना चाहते हैं। हंगामे से काम नहीं चलता, सदन चर्चा के लिए है, सदन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, चर्चा में से निष्कर्ष निकलता है। केवल हंगामा करने से, टीवी पर आ जाने से काम नहीं चलता है। लेकिन मैं विपक्ष का जो रवैया देख रहा हूं वो पूरी तरह असहयोगात्मक और हंगामा करने का ही है। चर्चा में उनका विश्वास नहीं है, चर्चा से भागते हैं। अभी विषय आया जैसे कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा किसी भी विषय से करने में सत्ता पक्ष का पूरी तरह से सहयोग है। सत्ता पक्ष ने कहा भी कि चर्चा करना चाहते हैं। आप सबको पता है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो कोविड से पीड़ित हैं। 2-4-6 दिन में आ जाएंगी कोविड से, तब तक और कामकाज चले, तब उस पर चर्चा हो सकती है। स्वस्थ उसमें चर्चा होनी चाहिए, चर्चा का जवाब आना चाहिए। लेकिन विपक्ष का रवैया देख करके पिछले इस सत्र में भी 4 दिनों का जो रवैया देखा है, अब हम चर्चा नहीं चाहते तो कल हम घातक हथियारों वाला बिल पास कर सकते थे। लेकिन सबकी विचार आने चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए, विपक्ष का भी मत आना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए लोकसभा में अंटार्कटिका बिल और राज्यसभा में घातक हथियारों के बिल को हमने डेफर्ड किया है, स्वयं प्रस्ताव किया है कि 1-2 दिन में जब आएंगे, वो आज उन्होंने बहिष्कार किया है, हम 1-2 दिन इंतजार कर सकते हैं, वो भी चर्चा में भाग लें। इसलिए पूरी तरह से सत्ता पक्ष और एनडीए उसमें भाग लेना चाहता है, लेकिन विपक्ष की अपनी कुछ मजबूरियां होंगी जिसके कारण से वो चर्चा से भागते हैं और हंगामा करते हैं। मसूदी जी, जैसा बंसल जी भी कह रहे हैं, प्रश्नकाल और शून्यकाल ये ऐसा वक्त है जहां सीधे तौर पर जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं। शुक्रवार का दिन हम जानते हैं कि हर सांसद को, वो किसी भी इलाके से आते हों, अपना अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, संसद के अंदर उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में शुक्रवार का दिन तो और ख़ास अपने आप में हो जाता है। तो ऐसे में आप मानते हैं कि ये जो जनहित से जुड़े मुद्दे, जो लोग अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने वाले काम हैं, कम से कम इस दौरान अवरुद्ध ना हो? देखिए प्रीति जी, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, जो अहम मुद्दे हैं। फिर यही तो काम है विपक्ष का कि उबारे वो मुद्दे और जो ट्रेजरी बेंचेस है उसका जवाब दें। देखिए जैसे अभी मुद्दा है जीएसटी में जो इंक्रीज़ है, एनहांस जो हो गए रेट्स, तो बिल्कुल ट्रेजरी बेंच जस्टिफाई कर सकते हैं
वो तो हमारे जो भी सरकार है, सरकार जस्टिफाई कर सकती है, नहीं जी ये कंपेलिंग रीजंस थे, इस वजह से करना पड़ा और ये जस्टिफिकेशन है। लेकिन बहस से देखिए, हाउस चलाना तो प्राइमरली बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट्स का काम है। वही देते हैं स्कोप, वही देते हैं थोड़ा सा स्पेस बहस के लिए, जब वो बहस के लिए आमादा ना हो। और जो ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, कॉलिगेटेड मोशन है, एडजोर्नल मोशन, इनकी कोई परवाह ना हो या कोई अलाउ ना हो, तो उससे परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन मैं एक सहमत हूँ आपसे एक बात में कि हमने पहले भी ये तजवीज़ रखी थी कि तकरीबन जो भी विरोध है, लेकिन इसको मुक्त किया जाए जो हमारे क्वेश्चन आवर है और जो हमारे ज़ीरो आवर है। क्योंकि क्या क्या जहन में क्या क्या लिए हुए आए होते मेंबर्स, ताकि वो ये प्रश्न उठाएं, ये मामला उठाएं और तकरीबन ज़ीरो आवर में उठाएं, या जो पहले ही क्वेश्चन दिया गया है उसके जवाब में या सप्लीमेंट्री में। लेकिन तकरीबन इन दो को इससे मुक्त रखना चाहिए था, ताकि विरोध अगर है तो विरोध अपनी जगह पर है। ठीक है, अब ये तब बात बनेगी जब एक छोटी मोटी बहस होगी, जिसे शॉर्ट डिस्कशन ही हो, भाई क्यों हुआ, क्यों फूड जो ये पैकेट फूड है इस पर क्यों हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आम जनता पर। तो जब बहस नहीं होगी तो राष्ट्रीय पंचायत है, अगर बहस नहीं हुई तो फिर किस लिए है। अभी देखिए हमारा बजट सेशन जो पिछला बजट सेशन था, वो इतना प्रोडक्टिव रहा, उसमें इतनी लेजिस्लेटिव वर्क भी हो और काम भी हुआ, क्योंकि उससे एक सहयोग का माहौल बना। और हम आशा करेंगे कि एक सहयोग का माहौल अब भी थोड़ा सा 2 कदम वो चलें, 2 कदम ये चलें और बात बन जाए। ठीक है, हमारे साथ शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, फिलहाल उनका रुख करेंगे। शेखर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने दोनों मेहमानों को सुना होगा, जाहिर तौर पर सरकार कहती है कि विपक्ष का गतिरोध है इसलिए कामकाज नहीं हो रहा, विपक्ष ये कहता है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही, चर्चा नहीं कर रही है इसलिए कामकाज नहीं हो रहा है, और जिम्मेदारी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डाली जाती है। ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा, जो हम खास तौर से शुरुआती दिनों में एक परंपरा सी बन गई है गतिरोध को देखना सत्र के, वो उसका रास्ता कैसे निकलेगा? और आगे हम सत्र को लेकर, अब नया हफ्ता भी शुरू हो रहा है, आज शुक्रवार का दिन है, किस तरह की उम्मीद करें हम? देखिए, उम्मीद तो है कि आज भी हाउस नॉर्मल चले, कुछ बिल्स टेकअप हो, ऑपोजिशन को भी मौका मिले अपने बात रखने के लिए और सरकार को भी अपना काम जो लेजिस्लेटिव काम है वो करे। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि इस जो मॉनसून सेशन है, केवल 18 सिटिंग दिन है, उस पे सिटिंग डेज है, उसमें वैसे ये देखा जाए तो 4 दिन ऐसे निकल गया है, तो जो ज़्यादा 10-11 दिन से, मतलब 12 दिन से ज़्यादा नहीं है। और नहीं, सब सवाल आता है कि अगर देखिए ऑपोजिशन के अंदर भी ये सोच है, जैसे अभी कह रहे थे कि भाई बहस होनी चाहिए, कम से कम क्वेश्चन आवर और ज़ीरो आवर को तो आप ये हंगामा से उससे मुक्त कीजिए, ताकि अब मेंबर्स अपने सवाल करें और सरकार अपने मंत्रियों अपने जवाब दें, उस पर फर्दर सवाल हो, ताकि जो पर्पस है, देखिए ऑपोजिशन, ना केवल ऑपोजिशन, रूलिंग पार्टी की मेंबर्स भी चाहते हैं कि भाई अपने मंत्री से सवाल पूछे, उनसे जवाब मांगे, कई जो मुद्दे हैं उसको लेकर वो सरकार से स्पष्टीकरण मांगे। ये नॉर्मल हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहता है, वो किसी पक्ष का हो। लेकिन ये जो एक ट्रेंड आ गया, जिस ट्रेंड को हम देख रहे हैं कि रोकने की कोशिश नहीं हो रही है, जब विपक्ष के अंदर भी इस पे मतभेद है। देखिए, अगर प्लकार्ड आप खड़े होकर 4 के सामने खड़े हो जाएंगे तो और आप स्लोगन देते रहेंगे तो कौन सी बहस हो सकती है, बताइए? क्या अगर मंत्री कोई सवाल, कोई मेंबर पीछे बैठकर अपने सीट से बैठकर सवाल भी करे और मंत्री जवाब दे, कोई सुन पाएगी? तो मुझे लगता है कि इस तरह के बिहेवियर से बाकी मेंबर्स का राइट्स इस पे अफेक्ट हो रहा है। जिनको हंगामा करना है उनको हंगामा करना है, क्योंकि वो अपने नेतृत्व को दिखाना है, भाई हमें जो इंस्ट्रक्शन मिला हमें करना है। वो तो हाजिरी डालने वाली काम है, वो तो अलग बात है। कल आपने देखा होगा, जैसे वो सोनिया गांधी ईडी पे चले गए, आपने देखा कितना हंगामा हुआ इसको लेकर, जब वो कोई पार्लियामेंट सेशन से कनेक्टेड एक्टिविटी नहीं है। तो इस तरह की, देखिए, ये ऑपोजिशन को भी विचार करने का समय आ गया है और समय बहुत कम है और कई काम करने। देखिए, पार्लियामेंट का मुख्य काम है लेजिस्लेटिव बिजनेस, ये तो हर बार है। देखिए, कांग्रेस के नेता भी सोचना चाहिए, जैसे उनके लीडर्स थे प्रणब मुखर्जी थे और बीजेपी के नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा ये कहते थे, भाई ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स वे, गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे, यानी ऑपोजिशन को पूरा मौका मिलना चाहिए। नहीं, मुझे जो चीज समझ नहीं आ रहा है, देखिए भाई स्ट्रक्चर डिबेट कर लीजिए, आप स्ट्रक्चर नोटिस दे दीजिए। देखिए, हर बात पर अगर आप एडजॉर्नमेंट मोशन लाएंगे, देखिए एडजॉर्नमेंट मोशन सेंसर मोशन है, कोई भी सरकार हो कभी एडजॉर्नमेंट मोशन को स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, आप एक स्पेशल डिस्कशन कर लीजिए। देखिए, जब
कांग्रेस सत्ता में भी थी, तब भी विपक्ष कभी एडजॉर्नमेंट मोशन ले आता था तो वो कभी नकारा जाता था, कभी चेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके हाउस से परमिशन नहीं होगी। क्योंकि एडजॉर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट करना एक प्रकार से सरकार अपने आप सेंसर कर रही है। अब बताइए कौन सी सरकार एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट करेगी? तो ये जब पता है, अगर आपको डिस्कशन ही चाहिए जी। और आपके अनेक माध्यम है, अनेक ये है, और उसको आप यूटिलाइज करके अच्छा डिस्कशन, ये नहीं है कि कभी हुआ नहीं है, अच्छी डिस्कशन हुई है। बिल्कुल हमने देखा विंटर सेशन में भी डिस्कशन हुई है। जब सब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट है जैसे प्राइस राइज को, जीएसटी को लेकर, क्योंकि सबको समझना चाहिए भाई जीएसटी काउंसिल में कैसे फैसले लिया जा रहा है, उस फैसले का कारण क्या है, वो जीएसटी आने से पहले क्या था, क्या इन चीजों पे टैक्स, स्टेट टैक्स लगता था या नहीं लगता था, ये लोगों को जानना चाहिए। तो ज्यादातर हम क्या देख रहे हैं कि मुद्दे अंदर उठाए जाते हैं, हंगामे होते हैं, और बाहर आके वही विपक्ष नेता अपने बात रखते हैं और सरकार भी अपनी स्पष्टीकरण बाहर देती है। ये सिलसिला मुझे लगता है कि रुकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे हम दोबारा। अब लिस्टेड जो कामकाज है वो जाहिर तौर पर काफ़ी अहम है, उसके बारे में हम बता देते हैं डिटेल में। लोकसभा की पहले बात करते हैं। विचार और पारित किए जाने के लिए विधेयक अगर हम देखें तो आज सदन की कार्यसूची में भारतीय अंटार्कटिक बिल 2022 लिस्टेड है, सूचीबद्ध है। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 अंटार्कटिका संधि, अंटार्कटिका समुद्री जीव संसाधन संबंधी कन्वेंशन और अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। यह अंटार्कटिका के वातावरण के संरक्षण और इस क्षेत्र में गतिविधियों को रेगुलेट करने का भी प्रयास करता है। इस विधेयक से समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयास के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस विधेयक में तय किए गए जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, ये उन व्यक्तियों, जहाज या विमान पर लागू होंगे जो बिल के तहत जारी परमिट के अंतर्गत अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा है। विधेयक के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से विशेष समिति बनाए जाने का भी प्रावधान है। इस अंटार्कटिका शासन और पर्यावरणीय संरक्षण समिति के जरिए ही जो अहम फैसले, निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस विधेयक में परमिट जारी करने और कई कामों पर रोक लगाए जाने के भी प्रावधान है। बिल के जरिए अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा बने लोगों के परमाणु कचरे के निष्पादन और यहाँ की मिट्टी को वहां ले जाने संबंधित दिशा निर्देश और रोक के नियम तय किए गए हैं। इस बिल में तय नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। नविक्रम, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये काफी अहम बिल है जो अंटार्कटिक बिल 2022 है। हम जानते हैं कि एक संधि हुई जो कि 1959 में हुई, भारत ने भी इसमें हस्ताक्षर किए और इसके तहत ये था कि हर जो देश है वो कानून बनाएगा। तमाम देशों ने कानून बना लिया है और अब भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कितना अहम ये बिल? प्रीति, बेहद अहम बिल है क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत की जो वैश्विक शक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय है उसने कई अपनी अहम और नई पहल की हैं, तो उस दिशा में ये विधेयक बेहद अहम है क्योंकि अभी जो हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके ज़रिए जो अंटार्कटिक संबंधी जो अगर कोई भारतीय मिशन है अगर वहाँ कोई गलती होती है तो उन पर कोई जो मुकदमा चलाया जा सके या उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके, उसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस कानून के आने के बाद, इस कानून के लागू होने के बाद जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, साथ ही देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि जैसा कि आपने बताया इस समिति में एक जो समिति बनाई जाएगी ये अपने आप में एक हाई पावर समिति होगी, जो उच्च स्तरीय समिति, क्योंकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इसमें जो उसके चेयरमैन होंगे, साथ ही जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर के अधिकारी और वो इसके मेंबर्स होंगे। और कुल मिलाकर जो भारतीय जो गतिविधियां हैं उनके लिए एक बहुत सहूलियत भी होगी। साथ ही अगर देखिए इस कानून के अंतर्गत अगर वहाँ कोई गलती होती है, जैसे आपने परमाणु संबंधी बताया, इसके अलावा भी तमाम तरह के नियम हैं, तमाम तरह की सज़ाएं हैं। अगर वहाँ जो पर्यावरण को अगर नुकसान होता है उसको लेकर भी, तो यही है प्रीति, ये
देश के जो वैज्ञानिक दिशा में और जो अनुसंधान है उस दिशा में एक बड़ा कदम है। जी विक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। मसूदी जी, इस बिल को लेकर खास तौर से हम बात करें तो जो मोटे तौर पर 3 संधि हैं, भारतीय अंटार्कटिका संधि 1959, अंटार्कटिका जलीय जीवन संसाधन संरक्षण संधि जो 1982 की है, और पर्यावरण संरक्षण पर अंटार्कटिका संधि प्रोटोकॉल 1998 के तहत जो हमारे दायित्व हैं देश के, उन्हें हम पूरा करेंगे और एक घरेलू स्तर पर कानून बनाएंगे ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो, सिर्फ एक रिसर्च का केंद्र बनकर ही वो नो मैंस लैंड ना रह जाए, बल्कि पर्यावरण का भी संरक्षण हो और उसके तहत कानून बनाया जाए देश के अंदर। जब इसको अप्रैल में पेश किया गया था इस बिल को, तब भी कुछ शंकाएं थी जो विपक्ष की तरफ से उठाई गई थी कि विदेशियों पर कैसे लागू होगा, साथ ही जहां हमारा क्षेत्राधिकार ही नहीं है वहां कैसे भारतीय कानून लागू होगा, लेकिन तमाम जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है वो पूरी की जा रही हैं। तो इस बिल को लेकर आपके विचार क्या है? देखिए प्रीति जी, जो जैसे आपने जिक्र किया, ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का एक हिस्सा है। देखिए कन्वेंशन हुआ है, पहले रुचि नहीं थी अंटार्कटिका में, लेकिन अब बढ़ती जा रही है और ये ज़रूरी है कि हम लेजिस्लेट करें, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन आ जाए ताकि जो हमारे वहाँ पर कामकाज है उस पर एक कंट्रोल रहे। तो ये उसी ऑब्लिगेशन का हिस्सा है, हम डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑब्लिगेशन। तो जो बाकी जो इसके बारे में जो पहले जाहिर किए गए, मुझे नहीं लगता कि उन खदशात का कोई ज़्यादा उनकी बेसिस है, क्योंकि ये अगर हमें आगे बढ़ना है, देखिए इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो पहले 4-5 मुल्कों में है जो हर क्षेत्र में, हर रीजन में आगे जा रहा है। तो हम पर लाजिम होता है कि हम भी अपनी जो वो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाएं, और वो जिम्मेदारी डोमेस्टिक लॉ के रूप में, और ये उसी का एक हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, आप देखें दिन ब दिन इसकी कितनी परेशानियाँ, इससे कितनी गंभीर होती जा रही हैं। तो जब तक एक इंटरनेशनल कन्वेंशन जब तक हो, एक ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के तहत जो बनाना हो, जो कानून बनाना हो, जब तक वो ना बनाया जाए, तब तक हम वो जो हमारा जो ऑन लीगल फ्रंट जो हमारा है, जो एक लीगल रिजीम है, वो नहीं बना पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिल हर सूरत में है, और मुझे लगता है कि इस पर कोई ज़्यादा आपस में वो नहीं होना चाहिए, कोई कंट्राडिक्शंस नहीं होनी चाहिए, कोई मुझे नहीं लगता कोई विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ये जानते हैं कि हमारी ऑब्लिगेशंस क्या है, और इस वक्त सारा जो ह्यूमन काइंड है उस ह्यूमन काइंड कैसे कंसर्न है क्लाइमेट चेंज और ऐसे बाकी इश्यूज में। अब यूरोप का हाल देखिए, और तापमान का हाथ देखिए, अभी हम यहाँ पर अब देखिए हमारी कितनी हो रही है परेशानियाँ, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, बाकी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारा एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, और उसी हॉलिस्टिक अप्रोच का एक हिस्सा ये बिल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश बंसल जी, जाहिर तौर पर भारत अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी कर रहा है इस बिल के जरिए, और जैसे अभी मसूदी जी ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हमें हो सकता है इस बिल को लेकर कम से कम ना देखने को मिले, और चर्चा का इंतजार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि सर्वसम्मति से ये बिल पास होता देख सकेंगे हम? मुझे लगता है कि जैसा हमारे नसरुद्दीन जी ने कहा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, अपोजिशन के हैं, उनके विचार सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि अपोजिशन में इसको लेकर के एक अच्छी सकारात्मक सोच चल रही है, और ये बिल देश के हित में है। वर्तमान परिस्थितियों में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण है और उसके प्रति जो चिंता है, और आज भारत इतना मजबूत है कि भारत पर्यावरण के क्षेत्र में भी विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है, विश्व उसकी बात को सुन रहा है, तो हमारे अपने आंतरिक कानून भी उसको मजबूत करने के लिए बने। मुझे लगता है कि चर्चा में जो सुझाव आए उन सुझावों को ध्यान में लेते हुए, लेकिन सकारात्मक चर्चा इस पर होगी और ये बिल पास होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। शेखर जी, आपकी क्या राय है? करीब 41 साल पहले हम देखें तो अंटार्कटिका का कार्यक्रम शुरू हुआ था भारत का, और कानून की ज़रूरत जाहिर तौर पर महसूस की जा रही थी तमाम इंटरनेशनल ट्रीटी और संधियों के बाद, और अब इस दिशा में ये कदम है, तो एक तरह से माने कि ये ऐतिहासिक कदम साबित होगा इस बिल का पास होना? बिल्कुल कीर्ति जी, और एक प्रकार से भारत भी अपना जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम भी उस एग्रीमेंट के मेंबर्स हैं, और हमने इस ट्रीटी सिस्टम में 1983 में ज्वाइन किया। तो इसका मतलब है कि हमारी तरफ से जो, क्योंकि हमारे रिसर्च स्टेशंस वहाँ पे हैं, हमारे साइंटिस्ट वहाँ काम करते हैं, और हमारे जहाज वहाँ जाता है, उनकी सप्लाईज प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ों में अगर कोई पोल्यूशन को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर अगर कोई सवाल है, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, उसको जाके वहाँ देखने के लिए, ये हर जो कंट्री वहाँ पे बेस रखा है, उन्होंने ये कानून पास किया है।
तो एक प्रकार से ये मैसेज आएगा जब जब विश्व की पर्यावरण की बात हो, अंटार्कटिक जैसे जगह जहां पे चीजें बहुत नाजुक है, बहुत संवेदनशील है वहां के जो पर्यावरण, तो उसको लेकर भारत कैसे कमिटेड है और हमारे वैज्ञानिक भी कितने इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उसके लिए क्या फॉल बैक सिस्टम हमारी है, एक प्रकार से इसका भी बड़ा मैसेज जाएगा। कीर्ति जी बिल्कुल। आप तीनों मेहमानों से आगे के एजेंडे पर भी हम चर्चा करेंगे और आगे अगर हम देखें तो देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इसे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत चर्चा होना भी आज लोकसभा में एजेंडे में शामिल है। बीते सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की सहमति से इस मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत चर्चा में बदल दिया गया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उस वक्त चर्चा की शुरुआत की थी। बजट सत्र में इस विषय पर हुई चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे थे। विपक्षी दलों के सांसदों ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया और कहा कि देश में खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का अधिक से अधिक आयोजन करना चाहिए। सत्ता पक्ष ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद खेलों को लेकर माहौल बदला है और खिलाड़ियों की स्थिति और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में बहुत सुधार आया है। एक छोटा कमेंट इसको भी लेकर कर लेते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मसूदी जी नियम 193 के तहत चर्चा में बदला गया और अच्छी बात है कि वो चर्चा तब शुरू हुई और वो हम अभी भी होते देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देशों में हम अपने भारत में बात करें तो कई जगह अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है खेलों को लेकर और हम जानते हैं कि प्रतिभाएं बहुत हैं भारत के अंदर, ऐसे में उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है। तो ये चर्चा अपने आप में काफी अहम, देखिए बहुत ही अहम है। दो बातें हैं कि एक हेल्दी नेशन, उसके लिए ज़रूरत है स्पोर्ट्स की, बड़ी अहमियत है। तो और ये जो बहस हुई इससे मौका मिला, जो भी सदस्य, मैंने भी इसमें भाग लिया, हर एक के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपने अपने रीजन में जो कमियां हैं उनको उजागर करे, उनकी निशानदेही करे, ताकि सरकार का ध्यान उस तरफ केंद्रित हो। तो उसके अलावा देखिए एक और बड़ा ही एक मैनेजिंग है, बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है ड्रग्स का। और ये जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स एक हेल्दी एटीट्यूड, हेल्दी माइंडसेट और हेल्दी जो एक सारे मुल्क में एक माहौल बनाने का एक बड़ा ही एक के रोल है स्पोर्ट्स का। तो ये ज़रूरी है कि हम स्पोर्ट्स पर जो भी पैसा हम लगाएंगे, जो भी ये फैसिलिटीज़ बनाने पर, उसका जो फॉल आउट होगा, उसका जो कोलैटरल बेनिफिट होगा, वो सारे मुल्क के लिए होगा। तो ये बड़ी जो गोयल जी ने ये जो पहले लाया था प्रस्ताव, तो इस पर स्पीकर साहब ने वाजिब तौर पर इसको कन्वर्ट किया इन शॉर्ट डिस्कशन, तो बड़ा फ़ायदा हुआ। और मुझे लगता है कि इस पर बहस जारी रहेगी और भी मौका मिलेगा सारे मेंबरान को, जो भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, कि अपने अपने केंद्र में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है और क्या क्या कमियां पूरी करनी है। तो उस पस मंज़र में, उस बैकड्रॉप में ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एक बहस है। बिल्कुल। नरेश बंसल जी, लगातार हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और कहीं ना कहीं बार बार ये बात कही जाती है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, जिस देश में कहा जाता था अब कहा जा रहा है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो जाहिर तौर पर बहुत कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आएँ और जैसा अभी मसूदी जी ने भी कहा कि बहुत ऐसे क्षेत्र भी हैं या कहें कि कुछ ऐसे विषय हैं जो चिंता का हैं, इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस चर्चा के जरिए सरकार को काफ़ी अहम सुझाव मिल सकते हैं। निश्चित रूप से जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, खेलों को बढ़ावा दिया गया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इस प्रकार के कार्यक्रम चले हैं और हमने देखा भी है कि विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जो हुई है, हमारे खिलाड़ियों ने उसमें अच्छा स्थान प्राप्त किया है, चाहे वो ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, बैडमिंटन हो, शतरंज हो, यहाँ तक कि दिव्यांग हमारे जो पैरा ओलंपिक है वो भी गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। चारों तरफ एक माहौल बना है, खेलों प्रतियोगिता चल रही है। सांसद खेलों प्रतियोगिता का आह्वान मोदी जी ने किया है और सभी सांसद उसमें प्रयास कर रहे हैं। तो देश के अंदर एक युवा पीढ़ी है वो स्वस्थ हो, और कहा भी है कि हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, तो स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क होता है। भविष्य के भारत को देखते हुए खेलों में रुचि सरकार की ज़बरदस्त है, सरकार उसको बढ़ावा दे रही है और इस प्रकार की चर्चा जो शॉर्ट डिस्कशन में हो रही है 193 वाली, उससे मुझे लगता है एक अच्छे सुझाव आएंगे और अधिक आगे उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने में मदद मिलेगी। आज भी देश के अंदर जगह जगह स्टेडियम और सब बनाए जा रहे हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जा रही है, उनके ट्रेनिंग की सुविधाएं अच्छी की जा रही है।
तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण देश के अंदर, स्वस्थ वातावरण इससे बनेगा और चर्चा से अच्छे सुझाव आएंगे। बिल्कुल। नवविक्रम सिंह से भी जानकारी लेते हैं। नवविक्रम, नियम 193 के तहत चर्चा है जो कि एजेंडे में शामिल है, कुछ पता लग पा रहा है कितना वक्त इसके लिए नियत किया गया है और क्या कुछ होगा इसे लेकर आज संभावनाएं? प्रीति, बिल्कुल जैसा कि अभी हमारे मेहमान भी बता रहे थे, 193 के तहत जो ये चर्चा है बेहद अहम है, क्योंकि देश में खेलो इंडिया हो या फिट इंडिया हो, इन सब जो नई पहल हैं इसके ज़रिए काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। और इससे पहले भी जब खेलों पर नियम 193 के तहत जब चर्चा हुई थी तो हमने देखा था कि मेंबरों की तरफ से, जो भी संसद सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य, उनकी तरफ से कई अहम और महत्वपूर्ण सुझाव आए थे और एक बेहतर चर्चा हमें देखने को मिली थी। लेकिन चूंकि आज जो हम पिछले दिनों लगातार गतिरोध देख रहे हैं लोकसभा की कार्यवाही में, तो आज देखना होगा कि हमें उस की वो चर्चा कंटिन्यू हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि जब हम अगर देखेंगे तो सरकार ने अपनी तरफ से कई दलीलें दी हैं कि जो उन्होंने खेलों को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो नई योजनाएं बनाई हैं। देखिए प्रीति, जब इस तरीके की चर्चा होती है तभी संसद में, चाहे वो प्रश्नकाल के जरिए हो या नियम 193 के तहत, इन सारी चर्चाओं में जो सरकार जब जवाब देती है और प्रश्न जब सदस्यों की तरफ से आते हैं, तब देश को पता चलता है कि क्या क्या सरकार कर रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो सदन की कार्यवाही है वो नहीं चल पा रही है। तो देखना होगा कि आज चूंकि गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित कामकाज भी है, तो उसके तहत आज संभव है नियम 193 के तहत भी चर्चा हो। जी बिल्कुल। शेखर जी, इस पर आपका कमेंट क्या रहेगा? और अगर हम देखें तो जब चर्चा की शुरुआत हुई थी तो जैसा हमें नवविक्रम भी बता रहे थे कि काफ़ी अहम सुझाव आए थे कि प्रशिक्षकों को भी किस तरह से मजबूत बनाना होगा, उनके लिए जो मानदेय है वो बढ़ाना चाहिए, मानसिक रूप से खिलाड़ी मजबूत होने चाहिए, अगर कोई खिलाड़ी हारता है तो मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु हैं जो अपने आप में काफ़ी अहम हो जाते हैं देश को खेलों की दिशा में मजबूत बनाने के लिए और मजबूत खिलाड़ी सामने लाने के लिए। तो ये चर्चा कितनी अहम है इस दिशा में? देखिए, बहुत अहम है। देखिए, पार्लियामेंट में जब खेल के बारे में एक लंबी डिस्कशन हो, इसका मतलब खेल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शिक्षा है, और खेल शिक्षा का एक अंग हो गया है। तो ऐसे समय में जब सरकार कई कार्यक्रम चला रहे हैं और सरकार की भी मानसिकता यही है कि जो हमारी जो बडिंग स्पोर्ट्स जो हैं, जो एथलीट्स हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले जो हमारे बच्चे हैं, खास करके दूर दूर गांव, दूर दूर इलाके में, उन तक कैसे ये फैसिलिटीज पहुंचे, वहाँ टैलेंट कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। साथ साथ में ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की भी काफ़ी बात होती है, क्योंकि हम पहले एक ज़माना था स्पोर्ट्स का मतलब केवल क्रिकेट था, उसके बाद हॉकी, फुटबॉल, ऐसी बात किया जा रहा। लेकिन कई ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, खो खो है, कबड्डी है, और चेस खेल में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे परफॉर्मेंस डे बाय डे कितनी अच्छी हो रही है। तो ये सब चीज़ों को देखने से लग रहा है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फील करता है कि ऐसा एक विषय है जिसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको लेकर बहुत लोग इच्छुक हैं। साथ में जो बाकी बातें जो सामने आ रही है, एक तो यूज ऑफ ड्रग्स को लेकर है, वो भी बड़ी चिंता की बात है, और बीच में जो कंप्लेंट्स आते हैं कि भाई हमारे साथ कोच ने मिसबिहेव किया, खास करके हमारी जो महिला खिलाड़ी है उनकी तरफ से जो कंप्लेंट्स आती है, उसकी रेड्रेसल सिस्टम कितनी मजबूत है, क्योंकि इन चीजों पर अगर तुरंत कार्रवाई ना हो, इन चीजों पर मतलब ऐसी एक फुल प्रूफ सिस्टम ना हो, तो एक प्रकार से ये भी हमारी जो बच्चे हैं, जो खास करके गर्ल चाइल्ड हैं, उन पर भी ये असर हो सकता है। तो ऐसी नेगेटिव टेंडेंसीज को भी कैसे अब कर्ब करें, ये भी बात मुझे लगता है कि सब मेंबर्स रखेंगे बहस के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगी, क्योंकि आगे हम प्रश्नकाल की भी बात करेंगे और आप दोनों मेहमानों को कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए भी जाना है, उसके लिए इजाजत देनी होगी। अभी आपका अहम प्रश्न है आज बंसल जी, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से आप पूछ रहे हैं, उत्पादों की निर्यात में कैसे वृद्धि की जाए। अगर आप संक्षेप में हमें बताएं ये सवाल क्यों? देखिए, भारत की इकोनॉमी के अंदर जब से मोदी जी की सरकार आई है, एक्सपोर्ट पर बहुत ध्यान दिया गया है। हमारे पीयूष गोयल जी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और बहुत अनुभवी हैं, सुलझे हुए हैं, उन्होंने इसको बढ़ाया है। पिछले साल ही हमारा $400 बिलियन का टारगेट था, उस टारगेट से ज़्यादा $418 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट और बढ़ा सकते हैं। अभी कोविड में भी हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है
वो बढ़ा है और उसके कारण से हमने विश्व की खाद्यान्न समस्या में अपना वसुधैव कुटुंबकम का रोल निभाया है दूसरे देशों को निर्यात करके। तो कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, फार्मा के क्षेत्र में हम निर्यात को आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए क्या क्या सरकार कर रही है ये जानने के लिए मैंने आज प्रश्न लगाया है। बिल्कुल। इसी के साथ नरेश बंसल जी आपका, हसन मसूदी जी आपका और साथ ही शेखर अय्यर जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। The I2U2 grouping is a reflection of India's growing engagement with the countries of West Asia, including Israel. India has peace and security in this area as a major requirement. The leaders also welcome India's interest in joining the US, the UAE and Israel in the Agriculture Innovation Mission. The idea is to try and increase the productivity. It's a big problem. Because of climate change, irrigation is very much needed because water is not stable anymore. आप देख रहे हैं संसद में आज, और आइए आज का जो एजेंडा है उस पर आगे बात करते हैं। शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज शामिल हैं। लोकसभा की कार्यसूची में 115 से ज्यादा गैर सरकारी या प्राइवेट मेंबर विधेयक शामिल हैं। एक नजर लोकसभा में पेश किए जाने वाले कुछ गैर सरकारी विधेयकों पर। सांसद सुधाकर तुकाराम श्रांगरे विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद राकेश सिंह इस दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय की जबलपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना विधेयक 2019 पेश करेंगे। इसके साथ ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान विधेयक पेश करेंगे। विधेयक संविधान संशोधन विधेयक 2019 में नए अनुच्छेद 371 के इंसर्शन से संबंधित है। सांसद रवि किशन कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद अशोक महादेव राव नेते असैनिक पुरस्कार सिफारिश समिति विधेयक 2019 को सदन में पेश करेंगे। इसके अलावा सदन में और भी कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं 5 गैर सरकारी विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी एजेंडे में शामिल है। इस पर भी नजर डालते हैं। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की ओर से पेश अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होगी। उन्होंने 12 जुलाई 2019 को विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया था। वो इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे गौ संरक्षण विधेयक 2021 को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। सांसद गौरव गोगोई वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2019 की धारा 5 के संशोधन और अन्य को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में भी आज 18 गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। एक नजर राज्यसभा में पेश किए जाने वाले कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद डेरेक ओब्रायन महामारी निवारण तत्परता और प्रबंधन विधेयक 2021 पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर फौजिया खान वक्फ संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। सांसद दीपक प्रकाश अनिवार्य मतदान विधेयक 2022 पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर वी शिवदासन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। इसके अलावा भी सदन में कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल हैं। एक नजर उन पर डाल लेते हैं। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक पीड़ित और साक्षी संरक्षण और सहायता विधेयक 2020 को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए रखेंगे। सांसद तिरुचि शिवा महिला कार्यस्थल में आरक्षण विधेयक 2021 को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे।
सांसद डॉक्टर वी शिवादासन संविधान संशोधन विधेयक 2022 अनुच्छेद 153 का संशोधन को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर प्रशांत नंदा दंड विधि संशोधन विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बात प्रश्नकाल की। लोकसभा में इस दौरान आयुष, रसायन और उर्वरक, रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय और महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े सवाल किए जाएंगे। एक नजर कुछ अहम सवालों पर। सांसद थॉमस चाचिकादन विधि और न्याय मंत्रालय से उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय खंडपीठों की उपलब्धता से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद कनिके नवस विदेश मंत्रालय से श्रीलंका के तट रक्षकों की ओर से भारतीय मछुआरों पर होने वाले हमलों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रताप राव पाटिल चिखलीकर आयुष मंत्रालय से आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए पेटेंट की वर्तमान स्थिति से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे आयुष मंत्रालय से महिलाओं के बीच योग को बढ़ावा दिए जाने की योजना बनाए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर एम के विष्णु प्रसाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद पूनम बेन हेमंत भाई माडम रसायन और उर्वरक मंत्रालय से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर DNV सेंथिल कुमार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधि आवंटन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद पूनम प्रमोद महाजन आयुष मंत्रालय से औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अन्ना साहेब शंकर जोल्लो रक्षा मंत्रालय से भारतीय सेना में महिला योद्धाओं के स्मारक होने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद पल्लव लोचन दास आयुष मंत्रालय से आयुर्वेद नर्सिंग डिग्री कोर्स शुरू करने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS की सीटों के आवंटन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद TN प्रतापन महिला और बाल विकास मंत्रालय से कुपोषण से संबंधित उपलब्ध डेटा से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद गोपाल शेट्टी विधि और न्याय मंत्रालय से झूठे मामले दर्ज करने के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद इम्तियाज जलील सैयद महिला और बाल विकास मंत्रालय से ECCE का सार्वभौमिकरण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रीति पाठक रसायन और उर्वरक मंत्रालय से बीते 3 साल में देश में नए रासायनिक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद S रामलिंगम विदेश मंत्रालय से बीते 10 साल में श्रीलंका को दिए गए ऋण की कुल गिनती से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी आयुष मंत्रालय से हर्बल गार्डन की राज्यवार स्थिति से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद ब्रजेंद्र सिंह रसायन और उर्वरक मंत्रालय से उर्वरकों के आयात से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर पोन गौतम सिगामणि महिला और बाल विकास मंत्रालय से पोषण अभियान 2022 से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद कृपाल बालाजी तुमाने आयुष मंत्रालय से आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्यात और आयात से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। बात राज्यसभा की। आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग और रेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद तिरुचि शिवा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से तमिलनाडु में प्रशीतन भंडार यानी कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं में कमी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रामनाथ ठाकुर रेल मंत्रालय से कोरोना काल में बिहार में रेलगाड़ियों के स्टॉपेज को समाप्त किए जाने से जुड़ी जानकारी अपने प्रश्न के जरिए मांगेंगे। सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से PDS, PM पोषण और ICDS के फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद जवाहर सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से देश में खाद्यान्न भंडारों की कमी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद बिनोय विश्वम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे।
सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा रेल मंत्रालय से रेलवे कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित किए जाने की नीति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। सांसद वंदना चौहान भारी उद्योग मंत्रालय से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर चल रहे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद एस सिल्वागन बेथी संचार मंत्रालय से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम टावरों के इंस्टॉलेशन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद इरण कडाडी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से मेगा फूड पार्क्स से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद वाइको रेल मंत्रालय से अग्निपथ योजना के विरोध के कारण प्रभावित रेल यात्रा से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद एम षणमुगम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से विगत 5 वर्षों में हुए चाय के निर्यात से जुड़ा सवाल करेंगे। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसदीय कार्यवाही से जुड़ी हर खबर, होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा, दोनों सदनों में क्या होगा खास। संसद में आज सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे।